वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 7.8 एक्सरसाइज जो कि आपकी जो बुक में मेंशन है उसमें आपको बताया गया है कि सारी जो एक्सरसाइज है ये आपकी निश्चित समाकलन पर डिपेंडेड है। मतलब कि अब तक तो हम इनडिफाइंड कर रहे थे, मतलब अनिश्चित समाकलन कर रहे थे, जिसमें आपको वैल्यू थी, आपको पता नहीं रहती थी कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एन की वैल्यू तक हम इसको सॉल्व कर रहे थे। और लेकिन अब हमको डिफाइन किया गया है कि स्पेसिफिक एरिया के हमको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कोई कवर्ड एरिया निकालना है किसी चीज का, या फिर कोई आपको कोई डिस्टेंस निकालना, उस तरीके के एरिया अब हम निकालेंगे, मतलब उस तरीके समाकलन अब हम करने वाले हैं। अगर आपकी समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक निश्चित समाकलन का, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो कंप्लीट देखिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की जितनी भी दिक्कतें वो सारी सारी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी निश्चित समाकलन से लेकर के। तो सबसे पहले हम समझाने इसको, इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि निश्चित समाकलन किस तरीके से हम स्पेसिफिक करते हैं, उसको किस तरीके से हम निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपके बुक में ऑलरेडी है, फिगर वगैरह आप देख लीजिए। 7.8 हेडिंग है आपका, क्योंकि मैंने उस बुक में से ले लिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके, कुछ भी नया चेंज नहीं किया है। तो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि कलन के आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस, ये जो हमारा जो समाकलन है ये आपका कैलकुलस पर डिपेंडेंट है, जिसमें आपको क्षेत्रफल फलन होता है। मतलब मैं आपको बता रहा था अभी कि आपको कवर्ड एरिया जो है वो आपको बताना पड़ता है कितना हमारा एरिया उसमें कवर कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे, ये आपको कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, जिसको मैंने रेड मार्क किया है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर इस वाले एक्सिस को कितने एरिया को कवर करता है उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को निकालते हैं। तो आपको दिखाया गया है कि हमने कोई भी फंक्शन ए से लेकर बी तक की लिमिट, आप यहाँ देखें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका बी है, और ये फंक्शन किस पर इंक्रीज हो रहा है, आपका एक्स वाले पर। तो इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि बी हैव डिफाइंड ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स एज द एरिया ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कर्व एफ एक्स के बराबर। वाई इक्वल टू फंक्शन आपको दे रखा है वाई बराबर एफ एक्स के बराबर, मतलब जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, वो किस पर, एक्स एक्सिस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्षेत्रफल में परिभाषित किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कि ए और बी में कोई एक्स बिंदु है, मतलब कि एक तरीके यहाँ पर हमारी जो लिमिट स्टार्ट होती है ए से शुरू होती है और ये हमारी बी पर खत्म होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए से शुरू हुई और बी पर खत्म हुई। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो एक्सिस है वो हमने एक्स मान लिया, जिसको इसने अलग से हाईलाइट भी कर रखा है। जैसे आपको देखेंगे कि इस वाले पोर्शन का अलग से आपका हाईलाइट में अलग से आपको कलर दे रखा है, और इस वाले पोर्शन का आपको कलर थोड़ा सा ब्लू डार्क में दे रखा है। ठीक, तो आपके पास ए भी है। तो देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, या बंद अंतराल, हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है वो आपके ए से लेकर बी तक के बीच में ही केवल होनी चाहिए। तो आपको इसमें क्या बताया गया आगे का, तब एफ एक्स की जो आकृति है, एफ ए से लेकर एक्स तक की आकृति को 7.2 में हल्का सा छायांकित क्षेत्र दिखाया गया है, मतलब कि ए से लेकर बी तक के एरिया, जैसे कि ये वाला, चाहे फिगर नंबर 1 में देख लीजिए चाहे फिगर नंबर 2 में देख लीजिए, इंग्लिश वाले में हिंदी वाले में। तो ये एरिया आपको अलग से दिखाया गया है कि निरूपित करता है। यहाँ पर जो मान है आपको एक्स कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 से लेके बी तक के बीच में। और अन्य फलन है जो कि आपका सत्य दिखाया गया है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड एरिया है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फलन है आपका एक्स से लेकर बी तक के बीच में, यहाँ तक आपको मतलब एक्स से ए से लेकर एक्स तक के बीच में फर्स्ट वाला एरिया, दूसरा एरिया एक्स से लेकर के आपका बी तक के बीच में। इस तरीके से ये आपको दे रखे हैं डिटेल में, ठीक है। और ये जरूरी है कि एफ की वैल्यू जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि आपका ग्रेटर देन होगा तभी आपको पता पड़ेगी कि ये हमारा एरिया किस पर चल रहा है। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए इन द अदर वर्ड्स, तो इस छायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल एक्स है वो एफ एक्स मतलब एक्स फलन के बराबर, मतलब इस वाली जो छायांकित क्षेत्र का इसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम देखा जाए कि इसका एरिया ऑफ एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स तक के बीच में, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स के बराबर। मतलब इसका जो कहां से लेके ए से लेके एक्स तक के बीच में जो एरिया है वो हमारा आपको दे रखा है। एक तरीके से हमने बीच में क्या कोई भी एक्स एक्सिस ले लिया है, और यह हमें निरूपित करता है कि इस परिभाषा के आधार पर दो आधारभूत प्रमेय बनती है, जहां पर आपको केवल इनकी व्याख्या करेंगे और इनकी पुष्टि पुस्तिका में सीमा के बाहर करेंगे। ठीक है, सीमा के बाहर है, कहने मतलब क्या, आपको जो एक्सप्लेन करना है
केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ए से लेकर के आपको जो बी तक की जो वैल्यू है उसको एक्सपेंड करना है, जिसमें आपकी पहली कंडीशन तो बन जाती है केवल स्पेसिफिक ए के लिए, मतलब एरिया ऑफ एक्स के लिए, और दूसरी कंडीशन जो आपकी बन जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। दोनों कंडीशन आपकी नेक्स्ट पर है। जैसे फिर में बंद दे रखा है आपको, मान लीजिए कि अंतराल ए भी बंद है और मतलब बंद अंतराल है जिसमें एफ एक संतत फलन है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। कंटिन्यूअस मतलब आपकी जो वैल्यू है कंटिन्यूअस चलती चली जा रही है, और जिसमें एरिया ए जो है वो एफ एक्स फलन है, तब जाकर जो आप एक्स को बिलोंग करेंगे तो उसका एरिया, जैसा एरिया आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ एक्स बराबर आपको दे रखा है फंक्शन एक्स के बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स लगा देते हैं, वो आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर एफ एक्स के बराबर। इसी तरीके से लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन टू द क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल के बीच में ए और बी की वैल्यू है, और ए कोई भी आपका एरिया फंक्शन है जिसमें ए डैश जो है आपका ऑल को बिलोंग करेगा किसको, ए से लेकर के बी तक की लिमिट को। मतलब अगर आपकी ए की वैल्यू केवल एक्स ए से लेकर एक्स तक जा रही है तो दूसरी वैल्यू आपकी ए से लेकर बी तक की बिलोंग करेगी। तो समाकलन का जो दूसरा नियम है वो आपको क्या कहता है कि हम नीचे एक ऐसे महत्वपूर्ण परिमेय की व्याख्या करते हैं जिसकी सहायता से हम प्रति अपकलज का उपयोग करते हुए निश्चित समाकलन का मान निकाल लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें प्रति अपकलज का मतलब जो समाकलन है उसका यूज करते हुए हम इससे जो वैल्यू है आपकी निकाल लेते हैं डेरिवेटिव के थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपका अंतराल है वो दे रखा है ए और बी के बीच में, तो आपको एफ एक्स का जो प्रतिकलज वो है, प्रति अपकलज है, वो आपको किस तरीके से, देखिए एक ही फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपको करना है कि अगर आपके पास ए से लेके बी तक की वैल्यू है वो है आपका किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर और डी एक्स के बराबर। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको बदल देते हैं हम कैपिटल एफ में, जो आपकी वैल्यू है लिमिट ए से लेके बी तक की लिमिट, ये हमेशा आपकी अपर लिमिट होती है और ये आपकी होती है लोअर लिमिट, मतलब कि ये उच्च होती है तो ये आपकी निम्न होती है। ठीक, तो हमेशा आपको उच्च लिमिट में से माइनस करनी है माइनस के निम्न लिमिट वाली, तो एफ एक्स के बराबर, जिसमें आपको उच्च लिमिट की और जो आपकी लोअर लिमिट की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है बी और ए की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो बी लिख लेते हैं और यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। तो इसका जो हम लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं आपको सिंपल शब्दों में एक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू लिमिट दे रखी है, पहले तो जैसे आपने इंटीग्रेशन करते आए हैं सेम उसी तरीके से आप इंटीग्रेशन फिनिश कर दीजिए। इंटीग्रेशन फिनिश करने के बाद आप लास्ट में जो भी आपका आंसर आता है उसको आप पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर आपका लोअर लिमिट, और उनको आपस में घटा दीजिए, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपका कवर्ड एरिया की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें -1 से लेके 1 तक लिमिट जा रही है आपकी और x प्लस 1 के बराबर, और आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, -1 से लेके 1 तक की लिमिट और x प्लस के 1 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी dx के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर हम x लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम अलग से। ठीक, -1 से लेके +1 तक के बीच में, प्लस में दूसरी जो वैल्यू है आपकी 1 dx और इसका इंटीग्रेशन -1 से लेके +1 तक के बीच में। ठीक, इस तरीके से आप इनको कर लीजिए और आप कीजिए इनका इंटीग्रेशन, ये आपके 1 है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन में 2, जो कि आपका फॉर्मूला है x की पावर n का dx बराबर होता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर, प्लस में यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी x के बराबर, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना ये जो आपको वैल्यू है माइनस और प्लस में आपको, मतलब आपको जो वैल्यू है c यहाँ पर नहीं जोड़ना होता कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में हमारे पास जो ये वैल्यू होती है सब निश्चित होती है और इसलिए हमें कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आपकी वहीं से माइनस से लेकर 1 तक के बीच में। तो अब देखिए ये तो आपकी अपर लिमिट हो गई है ना, और ये आपकी हो गई लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट के फॉर्म में इनको लिख देते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 2/2 माइनस में माइनस के 1 की पावर 2/2 प्लस में यहाँ पर 1 माइनस में यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1 के बराबर। मतलब एक बार आपको लोअर लिमिट लगानी है और एक बार आपको अपर लिमिट लगा देनी है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपके लोग 1/2, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1/2। ठीक, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस के 1 के बराबर और यहाँ पर माइनस माइनस जो आपकी वैल्यू है प्लस के 1 के बराबर। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
1 प्लस के 1 बराबर आपके लो 2 के बराबर। अब देखिए ये तो हो गया आपका आंसर, यहाँ पर जो निश्चित समाकलन की जो लास्ट की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये दोनों फंक्शन को मैंने अलग अलग लिख लिया है। आप चाहें तो एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ जो भी आपको अच्छा लगे, और आपको दोनों ही तरीके से आंसर आपको एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो सेकंड टाइप करते हैं इसका। तो सेकंड टाइप में आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए सेकंड टाइप में क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस के 1 से लेके 1 तक, और ये आपकी वैल्यू ये x प्लस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। तो इनको अलग अलग ना करके डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन है x की पावर 2/2 प्लस में x, और जो आपकी लिमिट थी माइनस से 1 से लेकर प्लस के 1 तक आपने लिमिट लगा दी यहाँ पर। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 की पावर 2/2 प्लस में 1, और यहाँ पर आपके लोग माइनस में माइनस के 1/2 की पावर 2 और प्लस में माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो हमने देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पर तो हमने दोनों में लिमिट आपकी अलग अलग लगाई थी, यहाँ पर हमने एक ही साथ दोनों, पहले एक में दोनों फंक्शन में हमारा जितना बड़ा फंक्शन बना था सबसे पहले उसमें अपर लिमिट लगा दी, और उसके बाद हमने माइनस करके लोअर लिमिट लगा दी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है चेंज क्या हो जाएंगे, 1/2 प्लस के 1 माइनस में यहाँ से आपके लो 1/2 और माइनस के 1 के बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 प्लस के 1 माइनस के 1/2 और प्लस के 1 के बराबर, इससे ये कैंसिल, इसको कर दीजिए 2, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी के बराबर। तो देखिए आप कहने मतलब ये है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर लीजिए, आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगा, जैसे कि मेरा दोनों कंडीशन में जो आंसर है बिल्कुल सेम आया। जो भी आपको स्टेप अच्छा लगे उस तरीके से इसको कर लीजिए, और दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, बहुत सिंपल सवाल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दे रखे है 0 से ले तो 2 से लेकर 3 तक की लिमिट 1/x, और यहाँ पर आपको करना है dx के बराबर। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो आपको पता 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि अगर 1/x है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी log x के बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x की पावर 3/2 के बराबर। अब पहले आपको अपर लिमिट लगानी है, उसके बाद आपको लोअर लिमिट लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, log 3 माइनस में log 2 के बराबर, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि log a माइनस में अगर log b दे रखा है तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आपके log a/b के फॉर्मूले के बराबर। तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इक्वल्स टू log 3/2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सेम देखिए जैसे आपने इंटीग्रेशन करते चले आए हैं, सेम उसी तरीके से इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपकी वैल्यू है लास्ट में जो लिमिट दे रखे हैं उनको पुट कर दीजिए, और आपका जो आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरीके से करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक की लिमिट, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 1 करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपके लोग 4x की पावर 4/4, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर आपके लोग 5x की पावर 3/3, यहाँ पर आपके लोग 6x की पावर 2/2 प्लस के 9x के बराबर। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो आपको इसको लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिमिट पुट कर देनी है 1 से लेकर 2 तक की लिमिट। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जब आप सबका इंटीग्रेशन कर लो तो इसी तरीके से सेपरेट करोगे तो यहाँ पे 8 फंक्शन बन जाएंगे। तो उस तरीके से आप इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो इस तरीके से कीजिए, सिंपल रहेगा आपके लिए। तो 4 से तो 4 कैंसिल कर लीजिए और लिमिट पुट कर लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर 4 माइनस के 5, 2 की पावर 3/3 प्लस के 6, 2 की पावर 2/2 प्लस के 9 2 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगानी है 1 की लिमिट, तो 1 की पावर 4 माइनस के 5, 1 की पावर 3/3 प्लस में 6, 1 की पावर 2/2 प्लस में 9 और 1 के बराबर। तो एक बार तो हमने लोअर लिमिट लगा दी, एक बार अपर लिमिट 2 थी तो सभी जगह x के 2 रख दिया, और लोअर लिमिट x थी तो सभी की जगह पर जहां जहां x था वहां पर हमने 1 रख दिया है।
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2 की पावर 4 का मतलब 2 बराबर 16, माइनस में 5 गुणा यहाँ पर 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 बटे में 3 प्लस के 6, यहाँ पर 4 बटे में 2 प्लस में यहाँ पर वैल्यू आपकी 9 दूनी 18 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस के 5/3, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 6/3 प्लस के 9 के बराबर। अब कर दीजिए इनकी माइनस की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 16 माइनस के 8 पंजे 40, तो 40/3 प्लस में 6 चौक 24, तो 2 से काट लेते हैं इसे, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 प्लस में 18, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 1 प्लस के 5/3, यहाँ से कैंसिल किया 2 तिया 3 मतलब 2 तिया 6, और यहाँ से माइनस किया हमने तो माइनस के 3 और माइनस के 9 के बराबर। अब संख्या को जोड़ लेते हैं और जो आपकी वैसी संख्या उनको भी हम एक पास ऐड कर लेते हैं। तो आपकी जो वैल्यू किस तरीके से हो जाएगी, तो देखिए 16 और आपकी वैल्यू जो 18, 16 और 12 आपकी वैल्यू 28, और 28 और 18 को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं जिससे आपको इजीली दिखाई दे जाए, प्लस में 12 प्लस में 18 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 9 के बराबर, और माइनस के 40/3 और प्लस के 5/3 के बराबर। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आप वैल्यू देखिए 9 और 3 12 और एक आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 13 के बराबर। ठीक है, तो 12 से हम एक काम करते हैं, 12 से हम इस 12 को कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि 12 और 12 बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपकी वैल्यू थी 17 के बराबर, तो 18 में से एक गए तो 17, तो यहाँ पर 16 प्लस में 17 और माइनस के 40/3 और प्लस के 5/3 के बराबर। अब 16 और 17 को जोड़े तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 33 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 33 माइनस के 40/3 प्लस के 5/3 के बराबर, बटे में 1 एल्सियम 3, यहाँ पर 66 आपकी वैल्यू, तो 99, तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 99 माइनस के 40 और प्लस में 5 के बराबर। तो 99 में हमने 5 ऐड किया तो 104 के बराबर, माइनस के 40/3, और यहाँ से आपकी वैल्यू 64/3, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये तो पता होगा sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी साइन में 2x हो और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा जो आपका इंटीग्रेशन होता है या साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, और बटे में जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो वैल्यू आपकी यहाँ आ जाती है। अगर यहाँ a है, ठीक है, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी a है थीटा के साथ, ये a दे रखा है तो ये वैल्यू भी आपकी a के साथ ही आ जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के π/4 और साइन 2x dx के बराबर। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस के कॉस 2x/2 और लिमिट 0 से लेकर आपकी वैल्यू π/4 के बराबर। अब इसमें लिमिट लगा लीजिए, तो माइनस तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कॉस 2 मल्टीप्लाई में π/4/2 माइनस में कॉस 2 मल्टीप्लाई में 0/2 के बराबर, और इस माइनस को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस में इससे ये कैंसिल किया 2 के बराबर, तो यहाँ पे आपको कॉस π/2 और यहाँ पे आपको वैल्यू कॉस 0/2 के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी कॉस 90 की वैल्यू होती है, मतलब π/2, कॉस π/2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर हो जाती है, और कॉस जो 0 की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल से। तो आपकी जो यहाँ वैल्यू हो जाएंगी बराबर में माइनस में 0/2 और माइनस के 1/2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस के 1/2, और ये आपके वैल्यू प्लस के 1/2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 ये तो बिल्कुल उसी तरीके से दे दिया, केवल साइन का कॉस में बदल दिया और कॉस की जगह साइन में, लेकिन यहाँ पर लिमिट है आपकी π/2 से। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने करा उसी तरीके से कर देते। तो यहाँ पर आपके लोग 0 से लेके π/2 और cos 2x dx के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x बटे में 0 और π/2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग साइन 2 मल्टीप्लाई में π/2 माइनस में साइन 0 मल्टीप्लाई में π/2 के बराबर, और इसके बटे में 2 और इन दोनों के बटे में आपको 2 लगा लेना। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट लगा दी मैंने। अब यहाँ पर आपके लोग इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी साइन पाई, ठीक, अपॉन में 2 और माइनस में कॉस साइन, यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी साइन, यहाँ पर साइन 0 अपॉन में 2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 2 का डिवाइड करें तो 0 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोनों की आपको वैल्यू लगानी है। तो देखिए साइन जो 180 की वैल्यू हो गई, पाई का मतलब है साइन 180 की। तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी 0 होती है, और जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो भी आपकी किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाती है। तो ये भी 0 और यहाँ भी 0, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 के बराबर ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप इनको क्वेश्चन को रिवीजन कर लें और अच्छे से कर लें। अगर आपको कोई इशू होता है तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।